Hello students, today you are going to learn a very nice poem Amanda written by Robin Klein. This poem deals with the upbringing of a small girl Amanda. आज हम लोग पढ़ रहे हैं अमांडा नाम का पोयम, जो कि एक बहुत ही सुंदर पोयम है रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखा हुआ। यह पोयम हमें बताता है एक छोटी सी लड़की अमांडा के देखभाल के बारे में, कैसे उसका पालन पोषण किया जा रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इट हाईलाइट्स द स्ट्रगल फेस्ड बाय द चाइल्ड, और यह पोयम जिक्र करता है, यह पोयम हाईलाइट करता है उस लड़की के द्वारा, उस नन्ही सी छोटी सी लड़की के द्वारा क्या क्या परेशानियां फेस की जाती हैं, क्या क्या समस्याएं आती है उसके सामने। पोएट रॉबिन क्लेन मेक्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट A child should never be denied freedom and space. रॉबिन क्लेन इसमें स्पष्ट करना चाहती हैं कि बच्चों की आज़ादी को छीनना नहीं चाहिए, उसे जो स्वतंत्रता मिल सकती है वह स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। It is parents who are responsible for proper upbringing of their child, but that should not make a child feel trapped. ये बात सही है कि पेरेंट्स की यह जिम्मेवारी है, माता पिता ही अपने बच्चों के सही प्रकार से पालन पोषण के लिए जिम्मेवार होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि बच्चों को इतना जकड़ दिया जाए, उन पर इतनी पाबंदियां लगा दी जाए कि वे महसूस करने लगें कि वह पिंजरे में बंद हैं, ट्रैप्ड हैं, कैद होकर रह गए हैं। हियर अमांडा इज प्रिपेयर्ड टू बी एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। यहाँ पर अमांडा को तैयार किया जा रहा है इस तरह से ताकि उसे समाज में मान्यता मिल सके, लोग उसे स्वीकार करें, यानी वह एक अच्छी लड़की बने। एंड दिस ट्रेनिंग नीड्स हर फ्रीडम टू बी कट शॉर्ट, और इस ट्रेनिंग में उसकी आज़ादी को कम करने की आवश्यकता महसूस होती है। गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, वह उसके आज़ादी को कम करते हैं। हर इमेजिनेशन इज नॉट गिवन एनफ स्पेस, और उसकी जो सोच है, उसकी जो कल्पनाएं हैं, उसे पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। दस मेकिंग हर सो एंग्री दैट शी विशेज टू बी एन ऑर्फन, और इससे वह इतना नाराज हो जाती है, वह इतना गुस्से में आ जाती है कि उसे लगता है कि इस तरह के जीवन से अच्छा है कि बिना पेरेंट्स का ही जीवन हो, यानी अनाथ का जीवन अच्छा हो, उसे आज़ादी मिलती रहती है, ऐसा सोच है उस लड़की का। द कंटिन्यूअस नैगिंग एंड फाइंडिंग फॉल्ट मेड हर मूडी, और इस तरह से लगातार परेशान होती रहती है वह अपने पेरेंट्स के द्वारा। उसकी गलतियां बार बार खोजकर उसे बताई जाती है, और इससे वह मूडी हो जाती है, वह सनकी हो जाती है, उसके मन में सनक घर कर जाता है। नाउ अबाउट द पोएटेस। रॉबिन मैकमॉ क्लीन इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन। रॉबिन मैकमॉ क्लेन एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है जो बच्चों की किताबें स्पेशली लिख रही थी। शी वॉज बोर्न ऑन 28 फरवरी 1936 इन कैम्पसे, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया, एंड नाउ रिसाइड्स नियर मेलबोर्न। रॉबिन क्लेन का जन्म 28 फरवरी 1936 को कैम्पसे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में है, वहाँ हुआ था, और वर्तमान में वह मेलबोर्न में रहती हैं। नाउ सी द पोयम लाइन बाय लाइन। इन द फर्स्ट स्टांजा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट sloshing and sit up straight Amanda. In the first stanza, the parents of the child tell her what to do and what not to do.
This type of instructions are very common in the life of children. At first, she is told not to bite her nails. पेरेंट्स कहते हैं अमांडा से कि अमांडा अपने नाखूनों को दांत से मत काटो. बाइट मीन्स दांत से काटना, ये बुरी आदत है. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा. हंच मीन्स आगे की ओर सिकुड़ना, मुड़ना, आगे की ओर झुकाना. अपने कंधों को आगे की ओर मत झुकाओ, उचकाओ मत. स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा. स्लॉचिंग मीन्स झुक करके बैठना, ढीले ढाले तरीके से बैठना. उसे कहा जाता है कि सीधे बैठो, तन कर बैठो. इस तरह ढीला होकर के बैठना अच्छी आदत नहीं है. इन दिस पोएम वी विल सी 2 types of stanzas. In first stanza we are getting that Amanda is being instructed. पहले स्टांजा में हम लोग देख रहे हैं कि अमांडा को कुछ निर्देश दिया जा रहा है, उसे कुछ करने के लिए और कुछ नहीं करने के लिए समझाया जा रहा है. क्या अच्छी बातें हैं, क्या खराब बातें हैं, ये समझाया जा रहा है. और इस तरह से हम लोगों को इस पोयम में एक के बाद एक स्टांजा मिलेगा जिसमें अमांडा को समझाया जा रहा है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है. लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे लाइंस हैं जिनमें स्टांजा के अपने इमेजिनेशन, उसकी कल्पनाओं को पोएटिस ने दिखाया है. नाउ सी द सेकंड स्टांजा. देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी वेयर द सोल inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. In these lines, Amanda thinks about herself. इन पंक्तियों में अमांडा अपने बारे में कुछ सोचती है, उसको पोएटिस ने दिखाया है. वह क्या सोचती है? देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी. लैंग्विड मीन्स शांत, स्थिर, विदाउट एनी फोर्स. तो यहां पर सी के बारे में बताया जा रहा है कि कैसा सी है? लैंग्विड, शांत, स्थिर. नदी की तरह समुद्र में बहाव नहीं होता है, वह स्थिर होता है. और साथ ही कहा गया है लैंग्विड एमराल्ड सी. एमराल्ड, व्हाट इज एमराल्ड? एमराल्ड इज अ प्रीसियस जेम स्टोन ऑफ ग्रीन कलर. हरे रंग का एक कीमती पत्थर होता है जिसे एमराल्ड कहते हैं. इसे हिंदी में पन्ना कहा जाता है. और यहाँ पर कंपैरिजन है सी का, सी के कलर का एमराल्ड के कलर से. बट द पोएटिस हैज नॉट रिटन दैट सी इज green like emerald, but it has been written directly emerald sea. That means the poetess has used here a poetic device named metaphor. metaphor में किसी से कंपैरिजन किया जाता है लेकिन सीधे सीधे कह दिया जाता है कि वही है, उसके जैसा है ये नहीं कहा जाता है. So this is an example of metaphor. Now the next line, where the sole inhabitant is me. अमांडा सोचती है कि एक शांत, एकदम हरे रंग का समुद्र है और द सोल इनहेबिटेंट मीन्स द ओनली इनहेबिटेंट, एकमात्र वहाँ की रहने वाली, जिसका एकदम अकेला पूरा साम्राज्य हो, अकेला अधिकार हो. कहती है कि वह कौन है? इज मी, मैं ही हूँ. पूरे उस शांत समुद्र में मैं अकेली रहने वाली हूँ. अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली. मरमेड, मरमेड क्या होता है? दिस इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर हैविंग द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक अ वुमन और गर्ल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक अ फिश. मरमेड एक काल्पनिक कैरेक्टर है जिसमें कमर से ऊपर का हिस्सा लड़की की तरह और कमर से नीचे का हिस्सा मछली की तरह होता है. तो अमांडा कल्पना करती है कि वह एक मरमेड है, वह एक जलपरी है और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली. ब्लिसफुल्ली मीन्स प्लीजेंटली, हैप्पीली. ड्रिफ्टिंग यानी तैरना. वह उस शांत समुद्र में जहाँ पर कि वह बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर कोई बाधा डालने वाला नहीं है. वह सोल इनहेबिटेंट है उस सी की और वहाँ वह बड़े ही आनंद से तैर रही है. इन द नेक्स्ट स्टांजा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा?
Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. The parents are instructing Amanda what to do. They ask her, Did you finish your homework, Amanda? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? Did you tidy your room, Amanda? Tidy means to clean. क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था, अमांडा. क्या ये सब काम हो गए तुम्हारे? इन द नेक्स्ट स्टांजा, अमांडा इज थिंकिंग अबाउट हरसेल्फ अगेन. यहाँ फिर से दिखाया है पोएटिस ने कि अमांडा कुछ सोच रही है अपने बारे में. क्या सोचती है वह? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हॉर्स्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. वह सोचती है कि आई एम एन ऑर्फन. ऑर्फन मीन्स ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स. वह इतनी परेशान है अपने पेरेंट्स के उन इंस्ट्रक्शंस से कि वह सोचती है कि मैं एक अनाथ हूँ. रोमिंग द स्ट्रीट, रोम मीन्स टू मूव एमलेसली, बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमना, भटकना. और वह सोचती है कि मैं गलियों में इधर उधर घूम रही हूँ आज़ादी से. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ हर्स्ड बेयर फिट. बेयर फिट मीन्स नंगे पैर. हर्स्ड मीन्स क्वाइट, स्थिर, शांत. कि अपने शांत पैरों से मैं जो डस्ट है उससे पैटर्न बना रही हूँ, यानी उसके निशान बना रही हूँ. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. और वह जो साइलेंस है, वह जो शांति है, वह कैसी है? तो गोल्डन, सुनहली है, बिल्कुल बहुत अच्छी. साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. और जो आज़ादी है वह बहुत प्यारी है. अमांडा को अपनी आज़ादी इतनी प्यारी है कि वह एक ऑर्फन, एक अनाथ बनने के लिए तैयार है. इन द नेक्स्ट स्टांजा, द पेरेंट्स इंस्ट्रक्ट हर अगेन. डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमांडा. रिमेंबर योर एक्ने, अमांडा. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा. डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमांडा. यह चॉकलेट मत खाओ, अमांडा. रिमेंबर योर एक्ने. एक्ने मीन्स पिंपल्स, मुहासे जो चेहरे पर निकल आते हैं, चेहरे को बिगाड़ देते हैं, उसकी सुंदरता कम कर देते हैं. तो पेरेंट्स से याद दिलाते हैं कि अपने मुहासों को याद करो. देखो, ज़्यादा चॉकलेट खाने से मुहासे ज़्यादा हो जाएंगे. विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. अमांडा अपने विचारों में खोई हुई है, इसलिए उसे कहा जा रहा है कि क्या तुम मेरी ओर देखोगी, ध्यान दोगी जब मैं कुछ कह रही हूँ, जब कुछ सुनना चाहिए तुमको. बट अमांडा इज लॉस्ट इन हर थॉट. एंड इन दिस स्टांजा, द नेक्स्ट स्टांजा, शी इमेजिन्स. इस स्टांजा में वह कल्पना करती है, आई एम रैपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. आई एम रैपंजल. ये रैपंजल कौन है? रैपंजल इज अ कैरेक्टर ऑफ जर्मन फोक टेल. रैपंजल एक जर्मन लोक कथाओं की कैरेक्टर है जिसको एक चुड़ैल ने कैद करके एक ऊंचे टावर पर कैद कर लिया था, रख लिया था कैद करके. कहानी ऐसे लंबी है रैपंजल की, तो इसको हम लोग कभी बाद में सुन लेंगे. लेकिन आज इतना समझ लें कि रैपंजल एक ऐसी लड़की है जिसे चुड़ैल ने कैद किया और एक ऊंचे टावर पर रख लिया जहां से नीचे आने का कोई रास्ता नहीं था, और वहां पर वह जाने के लिए तैयार है. अमांडा रैपंजल बनने के लिए तैयार है, यानी उस तरह से कैद होकर के वह रहने के लिए तैयार है ऊंचे टावर पर. क्यों? उसे लगता है कि लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. ट्रैंक्विल मीन्स बिल्कुल शांत, बिल्कुल परेशानियों से दूर, विदाउट डिस्टर्बेंस, विदाउट ट्रबल. एंड रेयर, रेयर मीन्स दुर्लभ, जो आसानी से नहीं मिलती है. उसे लगता है कि उस ऊंचे टावर पर जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता था, जहाँ से किसी तरह की परेशानी की संभावना नहीं थी, तो वैसे टावर पर लाइफ लगता है अमांडा को कि बहुत ही शांत और सुखद होगा.
आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। रैपंजल की कहानी में आता है कि वह वहाँ से उस ऊंचे टावर से उस चुड़ैल के कैद से मुक्त हुई थी। कैसे? उसके बाल बहुत लंबे थे, उसने उस ऊंचे टावर से अपने बालों को नीचे लटकाया था और एक राजकुमार उसे वहाँ से आज़ाद कराकर ले गया था। लेकिन अमांडा कहती है आई विल नॉट लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि मैं अपने बालों को नीचे नहीं लटकाऊंगी, मुझे वहाँ से कोई निकाल कर नहीं ले जाएगा, मैं वहीं पर शांति से रहूंगी। इन द नेक्स्ट स्टांजा she is again instructed, stop that sulking at once Amanda, you are always so moody Amanda, anyone would think that I nagged at you Amanda। उसे कहा जा रहा है stop that sulking at once, यानी अचानक से इस तरह sulking means to be angry or upset about something, गुस्सा हो जाना, अचानक से झल्ला जाना। तो कहती, उसे कहा जा रहा है कि इस तरह से अचानक से गुस्साना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा इस तरह से गुस्से में आ जाती है, तुनक मिजाजी जो तुम इतनी हो, ये ठीक बात नहीं है। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, नैग मीन्स टू इरिटेट। और उसे कहा जा रहा है कि कोई भी देखेगा तो क्या कहेगा कि मैं तुम्हें हमेशा परेशान करते रहती हूँ, ऐसा उसकी माँ कह रही है। और फिर इस तरह से यह पोयम समाप्त हुआ है। यानी स्पष्ट है कि पोएट ने महसूस किया वैसे बच्चे को जिसे परेशानी होती है हर जगह हर बार इंस्ट्रक्शन देते रहने से, किसी काम को करने से रोकते रहने से, और उन भावों को इस पोयम में बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि बच्चे कितने इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी उनकी आज़ादी छीनने से। हमें वैसा पालन पोषण नहीं करना चाहिए बच्चों का, हमें इतनी आज़ादी तो देनी चाहिए जिसमें वे अपनी बातों को स्थान दे सकें और उसका लाइफ बिगड़े भी नहीं। इसमें एक संतुलन बनाना जरूरी है। तो इसमें से हम लोगों को कुछ पोइटिक डिवाइसेज मिले जिसके बारे में मैंने बीच में बताया भी। एक पोइटिक डिवाइस और जिसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं वह आया है जिसे कहते हैं हम लोग एल्यूजन। एल्यूजन इज अ पोइटिक डिवाइस इन विच सम रेफरेंस ऑफ पर्सन, प्लेस एक्सेट्रा हैज़ बीन गिवन फ्रॉम हिस्ट्री, रिलीजन और लिटरेचर। इसमें इस तरह के उदाहरण दिए गए हैं, रेफरेंस दिए गए हैं, जैसे रैपंजल का नाम आया है, मरमेड का नाम आया है। तो ये सब उदाहरण दिए गए हैं जो कि एल्यूजन कहलाता है। अगर पूछा जाए कि विच फिगर ऑफ स्पीच और विच पोइटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लाइन आई एम रैपंजल, इस लाइन में कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है, तो कहेंगे एल्यूजन, ALLUSION। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।